चलिए, अब बहुत सारे दर्शक बड़ी संख्या में सवाल भेजने लगे हैं यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। लेकिन पहला सवाल जरा बंटी गर्ग जी का लेते हैं सर। और बंटी गर्ग जी का सवाल मेरा भी सवाल है कि आखिर में आईटी शेयरों की गिरावट कब थमती हुई दिखाई देगी। बैंक को इनका खाली सवाल थोड़ा सा और भी है कि बैंकिंग सेक्टर में भी क्या इसी तरह का दबाव देखने को मिलेगा जैसा आज देखने को मिल रहा है। लेकिन बैंकिंग में तो सर काफ़ी तेज़ी भी देखने को मिली, लेकिन आईटी को लेकर के कंसर्न बना हुआ है कि और कितना गिरेगा। लगातार जो है गिरावट पिछले 3-4 सत्रों से हम देख रहे हैं कि आईटी इंडेक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। नतीजों के बाद से दबाव देखने को मिला, उसके बाद से विप्रो के बायबैक के बाद थोड़ी सी रिकवरी भी आई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है इन्फोसिस, टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियों में, या फिर अभी इस सेक्टर से दूर रहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो विपुल आपने सही कहा कि ये खरीदने का मौका है। मुझे लग रहा है कि देखिए फर्स्ट हाफ ऑफ एफवाई 23-24 आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, क्योंकि अभी भी यूएस यूरोप में कंडीशन सुधरी नहीं है। हालांकि देखिए सारे आईटी कंपनीज जो इंडियन आईटी कंपनीज है उनको हम डायरेक्टली यूएस आईटी कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो भी कंपनीज है बेसिकली ऑलरेडी अच्छी ऑर्डर बुक पे बैठी है, इनकी बैलेंस शीट्स बहुत साउंड है, काफी कैश है। तो जिनको थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल लेना है, मेरे ख्याल से देखिए अभी आप आईटी कंपनीज खरीदोगे तो वैल्यूएशंस आपके फेवर में, बहुत अच्छी कंपनीज आपको अच्छे रीजनेबल अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में मिल रही है, जैसे कि टीसीएस है, एचसीएल टेक है, इन्फोसिस है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा निवेश करने का मौका आपको देखना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो न्यूज फ्लोज आते रहते हैं कि यूएस में प्रॉब्लम है, यूरोप में प्रॉब्लम है, उसके बावजूद ग्रोथ तो डेफिनेटली हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा धीमा जरूर हो चुका है। तो अगर आपका नजरिया 12-15 महीने का है तो मेरे ख्याल से खरीदने का मौका होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है, बट हाँ, इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ होगा वो आपको शायद सितंबर क्वार्टर के बाद देखने को मिलेगा। ठीक। इस बीच अगला प्रश्न जो है वंदना सिंह जी ने भेजा है और कह रही हैं कि क्या सर यूनियन बैंक अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए? अभी मैंने लिया नहीं है, इसको खरीदना वो चाह रही हैं वंदना जी। तो क्या यूनियन बैंक में खरीदारी की जा सकती है? और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को लेकर के जो सवाल अभी था, तो बैंकिंग पे भी आपका व्यू क्या है ओवरऑल? देखिए, पहली बात तो मैं बैंकिंग के ऊपर आपको बता दूं कि इस साल भी 10 से 12% का क्रेडिट ग्रोथ पॉसिबल लग रहा है। पिछले साल 15-16% था, जो रिकॉर्ड हाई था पिछले 10 साल में। और अगर 10-12% का भी क्रेडिट ग्रोथ आता है तो सारे बैंकों को अपनी बैलेंस शीट बढ़ाने में काफी मदद होगी। हाँ, थोड़ा सा चैलेंज इंटरेस्ट रेट्स का था, क्योंकि डिपॉजिट्स महंगे हो गए थे, लेकिन अभी जो 2 पॉज आरबीआई गवर्नर ने किए, इससे थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग में डेफिनेटली ग्रोथ होगी, क्योंकि इकोनॉमी अगर 6% से बढ़ती है तो जी। ऑब्वियसली इसका बेनिफिट बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स को मिलना चाहिए। अभी इनका सवाल यूनियन बैंक के ऊपर, देखिए बैंक ने बहुत ही दमदार नंबर्स एफवाई 23 के लिए डिक्लेयर किए थे। आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक हो चुकी है। लेकिन मेरा मानना है कि इनको थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखना है। अगर साल सवा साल ये यहाँ पे होल्ड कर सकती है तो डेफिनेटली यूनियन बैंक काफी अच्छी तरह से मात्रा में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगा इनको कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी इग्नोर मत करिए। अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहती है तो काफी अच्छे छोटे बैंक्स भी अवेलेबल है, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, यहाँ पे भी निवेश का एक मौका बन सकता है। तो नॉर्मली कैपिटल एलोकेशन इक्वली आप पीएसयू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए, जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठ सकता है। ठीक। तो उम्मीद है वंदना जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। योगी पुंडीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। योगी जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार आपकी टीम को, आपको बहुत बहुत नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार सर। आपको कहाँ से बोल रहे हैं आप, पहले तो ये बताइए। सर यूपी अलीगढ़ से। अलीगढ़ से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए क्या प्रश्न पूछना है आपको, और आज के लिए क्या प्रश्न रहेगा आपका? सर एक तो मेरा पेट्रोनेट है, ये इसमें मैंने खरीदारी की है, इसमें 226 की मेरी बाइंग है सर। 236 की? और कितने 26 226 की? और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर ये लिया तो शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन अभी होल्ड करना पड़ रहा है। अब चलिए 2-4 रुपए का नुकसान यहाँ पर हो रहा है अभी आपको। पूछते हैं यहाँ पर जी। हाँ, दूसरा क्या है? एक टीसीएसएन ब्रांड का सर मेरा, उसमें भी नुकसान हो रहा है थोड़ा। कौन सा कंपनी बताइए आपने? टीसीएसएन वो ब्रांड। टीसीएसएन ब्रांड्स। चलिए मुझे ये फिलहाल अभी जो उसके बिरला के साथ उसकी डील हुई थी सर। अच्छा, जी 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 जी। चलिए पूछते हैं यहाँ पर, क्या अगर ट्रैक करते होंगे अविनाश जी तो उनसे राय लेते हैं। सर पहले तो पेट्रोनेट एलएनजी के ऊपर जो है राय आपसे जानना चाहेंगे। 226 पे इन्होंने लिया हुआ है, 222 के आसपास चल रहा है, 3-4 रुपए के नुकसान में है। एक रेंज में ही है सर शेयर अभी कामकाज करता हुआ। आप कैसे देख रहे हैं, होल्ड करना चाहिए इन्हें?
नहीं, बिल्कुल देखिए इनको होल्ड करना चाहिए, लेकिन इनका जो टाइम फ्रेम है मैं देख रहा था 3 महीने है, तो देखिए 3 महीने में विपुल कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हम्म। आएगा ऐसा लगता नहीं है। देखिए अगर इनका प्लान है अच्छा पैसा पेट्रोनेट एलएनजी से कमाना है, तो कम से कम 6-8 महीने की टाइम फ्रेम का पेशेंस रखिए, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, एलएनजी का प्रोडक्ट में ये काम करती है, और अभी एक्सपांशन का भी बेनिफिट इनको मिलेगा। तो पेट्रोनेट एलएनजी होल्ड करने की राय है, लेकिन थोड़ा सा 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखें, 3 महीना बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, तो वो बात ध्यान में रखिए। सर नज़रिया थोड़ा बढ़ाइए अपना, और जैसा कि अभी आप कह रहे हैं बहुत शॉर्ट टर्म के नज़रिए से, तो मतलब अगर कोई खबर आ जाए उसकी वजह से थोड़ा बहुत चल जाए तो अलग विषय है, वरना जो है थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। धैर्य के साथ बने रहिए, आपको 6-8 महीने में अच्छे पैसे बनते हुए दिखाई देंगे। दूसरा दूसरा शेयर विपुल जी मैं भूल गया बताने को, हाँ। दूसरा शेयर इनका टीसीएस हाँ फ्लोटिंग पे ब्रांड, था, जो हाँ बिल्कुल। जी ये बिल्कुल बता जी। रहे थे। तो जी। देखिए ये कंपनी अभी बिरला ग्रुप कंपनी हो चुकी है, इनका डील बिरला के साथ हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देखिए थोड़ा सा समय यहाँ पे दे दीजिए, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट्स में ये काफी बड़े प्लेयर थे, अच्छे वैल्यूएशन पे इन्होंने खरीदा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म नजरिया देख रहे हैं तो देखिए डील होने के बाद तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली नॉर्मली होता ही है, बट अगर अगले 6-12 महीने की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छी खासी मुनाफे के लिए जगह बनती है, क्योंकि ब्रांडेड कंजम्पशन प्ले है, और हालांकि अपैरल मार्केट में काफी कंपटीशन है, लेकिन जिस वैल्यूएशन पे इन्होंने इस कंपनी को खरीदा है, तो ऑब्वियसली आने वाले सालों में अच्छा मुनाफा यहाँ पे बन सकता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे यहाँ पर। इस बीच राघव जी कह रहे हैं कि सर मैंने उदयपुर सीमेंट लिया हुआ है 36 रुपये 20 पैसे पे, क्या मेरा भाव आएगा या फिर ये दोबारा जो है 29 के लेवल पर दोबारा चला जाएगा? तो ये इनका प्रश्न है, और इन्होंने अपना ये नहीं बताया है कि इनका नज़रिया क्या है, कितने समय तक ये इसे होल्ड कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं 3-3.25% ऊपर है, करीब 33 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है आज। और पिछले अगर एक महीने की बात करें तो करीब 15% 16% के आसपास की रैली यहाँ पर दिखाई दी है उदयपुर सीमेंट पे। सर अगर सीमेंट पे ही रहना है तो छोटी कंपनियों की तरफ देखना चाहिए, या फिर जो बाकी दिग्गज कंपनियां हैं जहाँ पर अभी हम देख रहे हैं बीच में भी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी, उस तरफ नज़रिया अपना अपनाना चाहिए? देखिए बिल्कुल, पहली बात तो क्या है ना कि नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ शेयर का भाव देखने के बाद असेसमेंट करते हैं कि कौन सा शेयर लेना है। अभी उदयपुर सीमेंट की बात करें तो उनकी फैसिलिटी एक ही जगह पे है, कैपेसिटी भी कोई बड़ी नहीं है, तो मैं यही कहूंगा कि आपको कोई भी सीमेंट कंपनी लेने के पहले उसकी कैपेसिटी देखनी चाहिए, उसकी ज्योग्राफिकल रीच देखनी चाहिए। जितने ज्यादा स्टेट्स में सीमेंट कंपनी है उतना डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए फ्रंट लाइन में हमारा जो मानना है कि अंबुजा सीमेंट्स है, जो बहुत अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहा है, हालांकि शेयर कंपेयर टू उदयपुर सीमेंट महंगा है, लेकिन वैल्यू बहुत अच्छी है। दूसरा शेयर जो मुझे पसंद है, जो छोटे प्राइस रेंज में आता है, वो बेसिकली है ओरिएंट सीमेंट। ये भी बहुत ही अच्छा विकल्प है, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि 180-190 का आपको मीडियम टर्म टारगेट मिल सकता है। इनकी 8 मिलियन टन कैपेसिटी है, जो 3 टन से बढ़ने वाली है, 11 मिलियन टन होने वाली है, और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका में काम करते हैं। तो जब भी आप कोई सीमेंट शेयर खरीदोगे ना, तो ऐसा शेयर खरीद लीजिए जिनका 3-4 स्टेट्स में एक्सपोजर है, जिससे इनको ज्यादा प्राइसिंग की बेनिफिट की बेनिफिट मिलती है। तो उदयपुर सीमेंट में अगर ये चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा मुनाफा इसमें आएगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 15-20% स्टॉक चल चुका है, और अभी तो शायद स्टॉक नियर टर्म के लिए कंसोलिडेट ही होगा। जी, चलिए इस बीच जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो नए दर्शक हैं उनको बता दें कि आप भी जुड़ सकते हैं और अविनाश जी से सीधे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, तो 9893112874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल जब भी भेजें तो थोड़ी डिटेल में भेजें, जैसे किस कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, किस भाव पर लिए हुए हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है। तो जितनी डिटेल में आप हमें अपने प्रश्न को भेजेंगे, उतने ही विस्तारपूर्वक अविनाश जी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आपको अभी अपने शेयर पे किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। चलिए इस बीच जो है तमाम सारे दर्शक और भी प्रश्न पूछ रहे हैं, और अभी जिस चर्चा को हम कर रहे थे अविनाश जी के साथ, सुब्रत दधीच जी ने उसी पर प्रश्न किया है। कह रहे हैं कि सर आज ही इन्फोसिस के 100 शेयर लिए हैं 1260 के रेट पर, 3 से 6 महीने में क्या ये 1600 रुपये तक का हो सकता है, कृपया बताएं। तो सर अभी हम लोग आईटी पे ही बात कर रहे थे, अब इन्होंने आज ही ये शेयर लिए हैं 1260 पे, 5-6 महीने का नज़रिया इनका है, और कह रहे हैं क्या 1600 पहुंच जाएगा? देखिए 1600 रुपए कहना मुश्किल है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि देखिए पहला फर्स्ट ऑफ आईटी कंपनीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला हो सकता है, और इसमें कोई डाउट नहीं कि इन्फोसिस बहुत बढ़िया कंपनी है। अगर आपने 1200 रुपए में लिया है
तो मैं यही कहूंगा कि आपका थोड़ा सा जो निवेश का टाइम फ्रेम है वो थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि पैसा तो बनेगा, बट अगर आपका नजरिया बहुत ही छोटा है 3 से 6 महीने का, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी रेटिंग आएगी। देखिए, अगर कोई बड़ी ऑर्डर भी अनाउंस होती है तो 400 रुपए का गेन आईटी कंपनी में एक 6 महीने में आना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा रखिए और निवेशित करिए। अपनी कंपनी बहुत अच्छी चुनिए, लेकिन टाइम फ्रेम लंबा रखना जरूरी है अगर आपको अच्छा रिवॉर्ड चाहिए। लंबी और नज़रिया थोड़ा लंबा करिए सर। अभी जो है लंबा नज़रिए के साथ अगर आप निवेश करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इस बीच योगी जी का टिप्पणी आई है। विपुल जी, अविनाश जी और मई9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी। वंदना जी ने जो है धन्यवाद बोला है सर आपको, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी। बंटी जी धन्यवाद सर आपको बोल रहे हैं। तो तमाम लोग दर्शक जो है वो टिप्पणियाँ कर रहे हैं अपनी। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ हमारे साथ शायद हैं, सूरज माफ़ कीजिएगा। सूरज जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सूरज जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर फतेहपुर यूपी। फतेहपुर यूपी, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं आप? सर जी मेरी मोबाइल की शॉप है। चलिए बहुत बढ़िया सर। बताइए आज कैसे याद किया, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर जी मैंने ऊर्जा ग्लोबल का 9.5 रुपए का एवरेज मिले रखा, इस समय 20% आज हाई में लगा हुआ, तो क्या कहाँ तक जाने का इसका चांस है? ऊर्जा ग्लोबल? जी ऊर्जा ग्लोबल। और किस भाव पे लिया था आपने? 9.5? 9.5 रुपए। 9.5 पे आपने लिया। आज तो 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है यहाँ पर, और पिछले एक महीने में 36% का रिटर्न यहाँ पर आ गया है। सर इस तरह के शेयरों में क्या करना चाहिए? 8-9 रुपये का शेयर है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा सुजलॉन एनर्जी ने जो रफ्तार पकड़ी, वहाँ भी हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार, इतने दिन से लोगों को परेशान किया और अब शानदार मूव देखने को मिल रहा है। ऊर्जा ग्लोबल एक महीने में 35-36% का रिटर्न, कहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 9.5 की खरीद है, 10.5 का भाव आज देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसे छोटे शेयर में विपुल क्या होता है ना कि 25-30% होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बेस वैल्यू बहुत छोटी होती है। मेरा तो यही मानना है कि देखिए, आपको अच्छी तरह से अगर मुनाफा बन रहा है और वो भी एक महीने में 25-30% बढ़ा है, तो इस मुनाफे को बुक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे पेनी स्टॉक्स में मूव भी बहुत बहुत तेजी से ऊपर आती है और गिरावट भी उतनी तेजी से आती है। ऐसे पेनी स्टॉक से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि देखिए इस बाजार में हमने देखा है कि क्वालिटी स्टॉक्स के बाद अभी पेनी और कचरा स्टॉक्स भी चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुनाफा बांध लीजिए और कोई दूसरे शेयर में पैसा लगाइए, और थोड़ा लालच मत करिए, क्योंकि जब गिरावट भी आती है तभी वो आपको बिना पूछे बहुत तेजी से शेयर गिर भी सकता है। बहुत तेजी से गिर भी सकता है। सूरज जी उत्तर मिला आपको? सुनाई दे रहा था आपको? नहीं सर, आवाज बहुत धीमी आ रही, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, तो समझने लायक बात यह है कि आपको यहाँ पर मुनाफा हो रहा है। इस तरह के शेयरों में जरा चार्ट दिखा रहे थे, जरा चार्ट जो भी अविनाश जी बोल रहे थे वो चार्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरह के शेयरों में रैली भी बहुत तेजी के साथ आती है और गिरावट भी। अब ये देखिए, शेयर 7 रुपए से चलते हुए 36 रुपए तक गया सर्किट लगाते हुए, और फिर उतनी तेजी के साथ जो है वो नीचे आता हुआ दिखाई दिया। लंबे समय से एक दायरे में है, ऐसे में आपको मुनाफा मिल रहा है 1 रुपये का। चलने को हो सकता है यहाँ पर 1-2 दिन और रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन जब गिरेगा तो फिर आपको निकलने का मौका नहीं देते हैं इस तरह के शेयर। तो इसलिए सुरक्षित निवेश कीजिए, रिटर्न थोड़े कम मिले पर सुरक्षित रहे आपका पैसा, इस पर जो है फोकस कीजिए। तो आपको मुनाफा हो रहा है, निकल जाइए सर, एक बार बुक कर लीजिए, अच्छी बात रहेगी आपके लिए। ये सलाह यहाँ पर अविनाश जी की तरफ से आती हुई। जी चलिए, नंदलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं प्रश्न पूछने के लिए। माफ़ कीजिएगा, यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने अपना प्रश्न भेजा है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए नंदलाल जी का प्रश्न, और उसके बाद चर्चा करते हैं नंदलाल जी आखिर में पूछना क्या चाह रहे हैं। तो नंदलाल जी कह रहे हैं कि मेरे पास वी मार्ट रिटेल के 15 शेयर हैं और 2060 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं वी मार्ट रिटेल के शेयर, और लंबी अवधि का नज़रिया है सर इनका। ये जानना चाह रहे हैं कि इन लेवल्स पर मुझे क्या करना चाहिए। क्या सलाह देंगे सर वी मार्ट पर आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया इनका 1.5-2 साल का है तो वी मार्ट में ये निवेशित रह सकते हैं। देखिए, एक अच्छा रिटेल नेटवर्क है, अच्छा बिजनेस ग्रोथ है, प्लस रिटेल के लिए इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, अगर ये स्टॉक को अगर आपको सही मायने में पैसा बनाना है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ मत देखिए, कम से कम 1.5-2 साल यहाँ पे निवेशित करके कन्विक्शन के साथ यहाँ पे होल्ड करिए। पैसा जरूर बनेगा, बट आपको लंबी अवधि के लिए यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में इसको इंक्लूड करना चाहिए। लंबी अवधि के लिए आप अगर नज़रिया है तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं, ये आपके लिए सलाह निकल के आती हुई। इस बीच परशुराम सिंह जी बोल रहे हैं, नमस्कार। नमस्कार सर, और प्रश्न भी भेजा है परशुराम जी ने। कह रहे हैं कि सर अभी मैंने जेके टायर के शेयर लिए हैं और 192 रुपये पर, मुझे क्या करना चाहिए सर? टायर कंपनियों के ऊपर आपकी राय जानना चाहेंगे। टायर में बीच में एक अच्छी रैली देखने को मिली, अब इन लेवल्स पे चूँकि ऑटो कंपनियां चल रही हैं तो निश्चित रूप से बिक्री जिसके आंकड़े जो आ रहे हैं वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में टायर कंपनियों की डिमांड काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर टायर में ही चुनना हो तो किसे चुना जाए? अपोलो,
सीएट। अब इनका सवाल जेके टायर पे है, इन्होंने 192 पे लिए हैं, 188 का भाव देखने को मिल रहा है। आज करीब 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 4.5% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है यहाँ पर। क्या सलाह रहेगी? नहीं, मेरे ख्याल से इन्होंने काफी अच्छा शेयर चुना है बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपने सही कहा कि टायर कंपनीज ने बहुत अच्छे नंबर्स Q4 यानी मार्च क्वार्टर के लिए दिखाए। और जिस प्रकार से तेजी हमको ऑटोमोबाइल मार्केट में दिख रही है अक्रॉस कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर कार, टू व्हीलर्स, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाला साल जेके टायर और सारी टायर कंपनीज के लिए अच्छा रहेगा। जेके टायर ज्यादातर पैसेंजर कार और कमर्शियल व्हीकल के ट्रक टायर्स में काम करती है, और मुझे लग रहा है कि एक अच्छी बात हुई है कि रबर के जो प्राइसेस है, जो इनका मेन रॉ मटेरियल है, वहां पे पीक लेवल से करीबन 35-40% रबर के प्राइसेस घटे हैं, कार्बन ब्लैक के भी प्राइसेस घटे हैं। तो इसका फायदा जरूर जेके टायर को मिलेगा। मेरे ख्याल से वॉल्यूम ग्रोथ भी आएगा, मार्जिन एक्सपेंशन भी आना चाहिए, और अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की तेजी बरकरार रहती है तो मेरे ख्याल से अगला साल 1.5 साल इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पे करीबन 225-230 का एक फर्स्ट टारगेट है, वहां पे होल्ड करिए, और मेरे ख्याल से ये 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम के बाद एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो परशुराम जी बने रहिए शेयर में, निश्चिंत हो जाइए। और यहाँ पर पहला टारगेट जो है वो 225-230 के आसपास निकल करके आता हुआ, तो अभी आप खरीदे हैं तो वो अभी रखे रहिए अपने पास। चलिए राजेश नरूला जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। राजेश जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, और नमस्कार आपको भी और आपके पैनलिस्ट को भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी कैसे हैं आप, क्या करते हैं, पहले तो ये बताइए। सर मेरे मल्टीपल बिजनेसेस है, मैं कंस्ट्रक्शन में भी हूँ और मैं रियल एस्टेट में भी हूँ और हॉस्पिटैलिटी में भी हूँ। बहुत अच्छी बात है सर कि आप इतने सारे कामों को अंजाम दे रहे हैं। कैसे लग रहे हैं आपको मनी 9 के कार्यक्रम सर? सर मैं तो रात को सोता ही नहीं जब तक मैं आपका ये एक बार वॉच नहीं कर लेता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए। आज बताइए क्या प्रश्न है आपका सर? सर मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत टिंकरिंग करता रहता हूँ शेयर में, बहुत ज्यादा लेता देता नहीं हूँ, लेकिन अच्छा। इसीलिए जो थोड़े बहुत होते हैं इसलिए आपको परेशान भी करता रहता हूँ। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका कार्यक्रम है। हाँ जी बताइए। जी सर, एक 300 शेयर है मेरे पास अडानी विल्मर के एट द रेट ऑफ 380 रुपीज। 380 पे लिए आपने? हाँ जी, और एक और मैंने पूछना सर, ये एवलॉन टेक्नोलॉजीज के मैंने 120 शेयर लिए थे 400 रुपए पे। 400 रुपये पे ये आपने जी आपने 328 पे लिए हैं अदानी विल्मर? सर 380 पे लिए हैं 380 अडानी पे। विल्मर। अच्छा, और यहाँ पर क्या नजरिया है विल्मर पर सर आपका? सर अगर पैसे मिल जाएंगे हम तो होल्ड भी कर लेंगे, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इस वक्त वैसे इसमें 8-10-12 हज़ार का नुकसान भी है। नहीं तो नुकसान कैसे, 380 पे लिए ना सर आपने? सॉरी, इट्स 480, आई एम सॉरी, इट इज 480। अच्छा हाँ, तब वही तो 480 पे आपने लिए हुए। हाँ अभी आपको नुकसान हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब हालांकि बीच में रिकवरी भी काफ़ी आई, लेकिन मुझे लगता है आपने थोड़े से ऊपर लिए हुए हैं आपकी खरीदारी हाँ जी, 480 पे ना ज़्यादा। पूछते हैं सर यहाँ पर सर से। सर अदानी समूह पे खबरों का सिलसिला तो लगातार बना ही हुआ है। काफ़ी लोगों ने अपने हाथ जलाए हैं, बहुत लोगों ने इन लोअर लेवल पे पैसे लगा करके पैसे बनाए भी हैं। अब क्या करना चाहिए? 480 की इनकी खरीद है, 426 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो धीरे धीरे करके रिकवरी आ रही है, ये आपको लग रहा है कि संकट समाप्त हो गया अदानी समूह से, या अभी सेबी की रिपोर्ट का इंतजार करें और वहाँ से एक नई समस्या खड़ी हो सकती है? मेरे ख्याल से देखिए अडानी विल्मर में इन्होंने एक शेयर खरीदा है, थोड़ी ऊपरी लेवल पे खरीदा है, लेकिन नजरिया कम से कम साल भर का है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी जो टेलविंड्स है अच्छी है, क्योंकि देखिए सारे रॉ मटेरियल प्राइसेस घटे हैं। ये बिजनेस बेसिकली एक B2C वाला बिजनेस है, जहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन के लिए काफी अच्छी जगह है। हालांकि इनके काफी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये ट्रेडिंग भी करते हैं, बट मेरे ख्याल से देखिए ब्रांडिंग ये कंपनी बहुत अच्छी तरह से कर रही है, और जिस प्रकार का मार्केट ग्रोथ है, इस मार्केट ग्रोथ को डेफिनेटली अच्छी तरह से ये कैपिटलाइज करेगी। अभी इनको अगर यहाँ से थोड़ा सा पैसा बनाना है तो मेरी राय में थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं। अगर इनके पास थोड़ी सी लिक्विडिटी है तो थोड़ा सा निचले लेवल पे स्टॉक आ गया है तो इसमें कोई फंडामेंटल्स में खराबी नहीं है। और अभी तो हमने सबने सुना है कि अडानी ग्रुप को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने क्लियर भी किया है। तो अगले साल 1.5 साल में मुझे लग रहा है कि वापस अच्छी खासी तेजी इसमें देखने को मिलेगी। तो इसमें निवेशित रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इसमें पैसा तब बनेगा जब आप इसमें निवेशित रहेंगे। अगर आप अभी लॉस करोगे तो बाद में साल 1.5 साल के बाद आपको एक अच्छा अलग सा पिक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी मैं सजेस्ट करूंगा, और यहाँ पे कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम बनेगा। राजेश जी, जैसे कि आपने बताया आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं
और यहाँ से इस आय पर आप निर्भर नहीं हैं, तो होल्ड करके रखिए सर, ताकि बाद में अफसोस ना हो। और कोई बड़ी गिरावट आती है तो आप खरीदारी भी कर सकते हैं बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ। ये आपके लिए सलाह है, ताकि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाए। ये सलाह यहाँ पर निकल कर आती हुई। इस बीच अगले दर्शक सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सौरभ जी, कहाँ से बोल रहे हैं बिहार में? सर बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से सर। भागलपुर से बोल रहे हैं, बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर बंधन बैंक 500 शेयर है सर, 233 के भाव का। 233 के भाव? जी जी सर। और एक मैंने कल IEX खरीदा है सर, 130 रुपए में 500 शेयर। IEX क्यों खरीद लिया सर? सर गिरा हुआ मिला तो इसीलिए सोचा खरीद लिया था। गलती तो हो गई है, क्या करना आज चाहिए? और गिर गया, 2 दिन के अंदर जी 20% गिर गया। क्या जी सर, इसमें एवरेज करना चाहिए और किया नहीं? अभी सब अविनाश जी से पूछेंगे और थोड़ा सा उसका उत्तर बाद में देंगे, क्योंकि आज इस पर अभी हम थोड़ी देर में बजेंगे स्टॉक्स पर चर्चा करने जा ही रहे हैं, तो उस पर जो है हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे, तो कार्यक्रम में बने रहिए। बंधन पे अभी तुरंत जानकारी दे रहे हैं। किस भाव पे लिए थे बंधन आपने? बंधन बैंक सर 233 पर लिया था। 233। चलिए, बंधन में तो आपको प्रॉफिट हो रहा है अभी यहाँ पर 258। उसको होल्ड करना चाहिए या उससे एग्जिट करना चाहिए? बीच में सर 270 तक गया था, पर मैंने होल्ड करके रखा। नहीं नहीं, अच्छी बात है। और बाजार है, ऊपर नीचे तो शेयर का भाव होता ही रहेगा। हाँ जी 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 जी, जी। एक महीने में करीब 10% के आसपास की रैली आई है। सर अभी आप कह रहे थे कि निजी बैंकों में भी निवेश करना चाहिए। क्या बंधन उन बैंकों में आता है जिनमें कि आपका निवेश होना चाहिए? प्रॉफिट में है, ये प्रॉफिट बांध लें, या अभी चूंकि इनको अफसोस हो रहा है 270 का भाव देख करके कि अब 258 पे आ गया, क्या रणनीति रहेगी सर आपकी? वापस एक बार मेरे को क्लियर बता दीजिए स्टॉक का नाम। बंधन बैंक सर, बंधन बैंक इन्होंने लिए हुए हैं। 233 की इनकी खरीद है, 258 का भाव अभी चल रहा है, और ये परेशान इस बात से हैं कि थोड़ा ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। 270 तक के भाव इन्होंने देखे हुए हैं। होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है बंधन बैंक विपुल बहुत समय तक इन्वेस्टर्स को परेशान कर चुका है। इनका परफॉर्मेंस अगर आप सारे दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपेयर करेंगे ना, तो बहुत ही नेगेटिव रुझान से इन्होंने स्टॉक को परफॉर्म किया है। मैनेजमेंट ने कहा है इस बार की ग्रोथ नंबर्स काफी अच्छे आएंगे, यहाँ पे अच्छी खासी मार्जिन्स में एज वेल एज लोन बुक में, एसेट क्वालिटी में बदलाव आएगा। बट मेरे ख्याल से देखिए, अगर नजरिया इनका साल 1.5 साल है तो ही यहाँ पे निवेशित रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट्स काफी समय से ये इंप्रूवमेंट के लिए वेट कर रही है, जो बहुत समय तक आया नहीं है। फोर्थ क्वार्टर अच्छा था, तो मेरे ख्याल से अभी इन्होंने इतने समय के लिए होल्ड किया है, तो कम से कम 12-15 महीने की अवधि के लिए यहाँ पे होल्ड करे। फेयर वैल्यू यहाँ पे करीबन 325-330 बैठता है, लेकिन टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे लंबा रखना पड़ेगा। टाइम फ्रेम लंबा रख करके होल्ड करिए सर, आपके लिए सलाह है। 335 तक के, 325 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं, तो बने रहिए आप यहाँ पर। चलिए, और जैसा भी हमने आपको जिक्र किया कि अब बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि खबरों के दम पे जहाँ काफ़ी हलचल देखने को मिलती है, उन हलचल वाले शेयरों पे जरा नज़र डालते हैं एक करके। और एक जरा स्क्रीन पर लेकर के आई, सबसे पहले बात जरा टाटा टेली महाराष्ट्र की कर लेते हैं। टाटा टेली महाराष्ट्र में सर पिछले 2-3 दिन के अंदर हमने देख रहे हैं ज़बरदस्त एक मूव बना हुआ है, और लगातार खरीदारी। खबरें यहाँ पर क्या हैं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि शेयर जो है लगातार एक अच्छी रफ्तार पकड़े हुए है। 5 कारोबारी सत्र में 25% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और अगर देखें तो अभी एक महीने के आसपास देखें तो 25-26% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अब ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हो रहा है, लेकिन सुबह आज भी काफ़ी अच्छी तेज़ी थी TTML में। क्या करना चाहिए सर? 78-79 का भाव देखने को मिल रहा है। हमारे एक दर्शक हैं ऋषु श्रीवास्तव जी, वो कह रहे हैं कि जो है इन्होंने खरीदे हुए हैं 110 रुपये पे। उनके लिए भी क्या राय रहेगी, और टाटा टेली महाराष्ट्र में इस रैली के बाद क्या करना चाहिए? देखिए विपुल, मेरे ख्याल से ये शेयर ऊपरी लेवल से बहुत टूट चुका था, और इसमें बहुत अच्छी ऐसी खबरें आ रही थी कि टाटा ग्रुप कोई टाटा ऐप बनाने वाला था जिसका बेनिफिट इस कंपनी को मिलने वाला। देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई मैनेजमेंट से कमेंट आया नहीं है, और ये शेयर ने बहुत लोगों को ऊपरी लेवल पे फंसा दिया है। तो मुझे लग रहा है कि जो अभी निवेशक है जिन्होंने 105-110 रुपए में लिया है, अगर ये शेयर थोड़ा सा और बढ़ता है तो थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि ऐसे शेयर से निकल जाए, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी काफी वीक है। और 25%, 30% जब स्टॉक बहुत छोटे समय में बढ़ते हैं, तभी आपको एक बात समझना चाहिए कि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कोई रिगिंग या ऑपरेटर का काम हो सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स नहीं होते हैं तो इसमें गिरावट भी उतनी तेजी से आती है। तो मेरे ख्याल से अगर शेयर वापस 100 रुपए तक आता है
तो इसमें निकल जाने की राय रहेगी और फ्रेश निवेश मत करिए, थोड़ा सा समय रुके। क्लियरली मैनेजमेंट की कमेंट्री, मैनेजमेंट का गाइडेंस, यहाँ पे जो इनपुट्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे वहां पे नजर रखिए। जब तक वो नहीं आते और नंबर्स में कोई इंप्रूवमेंट आता नहीं है, तब तक मेरे ख्याल से फ्रेश खरीदने की यहाँ पे गलती मत करिए। स्टॉक्स ऐसे बाजार में जरूर चलते हैं, लेकिन कितना सस्टेनेबल है वो देखना बहुत जरूरी है और सारा कुछ डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कंपनी के नतीजे अच्छे नहीं आते तो मुझे लग रहा है कि वापस गिरावट इस स्टॉक में आ सकती है। तो ऋषु श्रीवास्तव जी को एक बार क्या, जो कि रैली आ चुकी है, तो एक बार लॉस अपना बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी खरीद तो बहुत ऊपर की 110 की है। ये मेरे ख्याल से मैं इनको ये राय दूंगा कि आपको अगर इस लेवल से भी आप बेचते हो ना, तो आईडीएफसी फर्स्ट जो 60-62 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही अच्छा विकल्प है विपुल, जहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी है, फंड्स आर यहाँ पे इन्वेस्टेड है। प्लस हमको काफी अच्छा लग रहा है कि कम से कम 90-100 रुपए का प्राइस आपको कंफर्टेबली मिलेगा। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करिए जहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी है, क्वालिटी स्टॉक है। क्योंकि नॉर्मली मार्केट में इन्वेस्टर्स यही गलती करते हैं कि सस्ता स्टॉक देख के या कोई स्टॉक जल्दी भाग रहा है तो उसमें पैसे लगाते हैं और वहां पे वो फंस जाते हैं। ठीक, चलिए अगला शेयर लेकर के आइए, और जहाँ पे खबरें हैं और वो हैं आईआरबी इंफ्रा के अंदर। हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम आज सुबह से देखने को मिल रहा था, और यहाँ पर भी खबर निकल के आई है कि मई महीने में जो कंपनी की जो टोल से आय हुई है, टोल से कलेक्शन से जो आई हुई है, उसमें हमने देखा है कि 20% के आसपास की बढ़ोतरी जो है रही है, और टोल आय 343 करोड़ रुपए से बढ़कर के 411 करोड़ रुपए रही। अब बाजार सुबह से हल्का हुआ है काफ़ी तेज़ी के साथ, तो उसका असर शेयर पे भी देखने को मिल रहा है। अभी भी खैर अगर हम देखें तो करीब 1% के आसपास की मजबूती है, लेकिन सुबह हम देख रहे थे करीब 2-2.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अविनाश सर, कैसे देख रहे हैं आईआरबी इंफ्रा में, क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? टोल से आय इनकी बढ़ी हुई है मई के अंदर। देखिए, आईआरबी सबसे बड़ा प्लेयर है और सबसे ज्यादा टोल एसेट्स कंट्रोल करता है। और जिस प्रकार से तेजी से हमारे यहाँ पे रोड का डेवलपमेंट हो रहा है, हाईवे का डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देखिए इस स्पेस में इस कंपनी को आगे चल के काफी अच्छी तरह से ग्रोथ का शेयर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो डेफिनेटली इसमें निवेशित रहिए। आने वाले साल में और अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलने की अपेक्षा है, प्लस मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक स्टेडी प्लेयर है। बट हाँ, इसमें एक बात ध्यान में रखिए कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, बट कम से कम 6-12 महीने का व्यू के लिए यहाँ पे निवेशित आप रह सकते हैं। 6-12 महीने के लिए बिल्कुल आप निवेशित यहाँ पर रह सकते हैं। अगली कंपनी पर चलें, और वो है मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस पे भी आज हम देख रहे थे कि सुबह एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था, और अभी भी अगर देखें तो 3.25% के आसपास की तेज़ी है। यहाँ खबर ये है कि कंपनी के वायदा बाजार में ट्रेड करने पर जो है वो जो है रोक लगी है। और आपको बता दें कि जब ओपन इंटरेस्ट 90-91%, 95% से ऊपर हो जाता है तो फिर ये इस तरह की रोक लगाई जाती है, और ओपन इंटरेस्ट जब 80% के नीचे आ जाएगा तो अपने आप ये रोक जो है हट जाएगी। तो कई सारी कंपनियां जो है जहां पे एफ&ओ बैन होता रहता है, तो उनमें आज ये शेयर शामिल है। हालांकि कैश मार्केट में कारोबार अच्छा चल रहा है और अच्छी तेज़ी है यहाँ पर। सर, ये कंपनी आप ट्रैक करते हैं मन्नापुरम फाइनेंस, आज 4% के आसपास की तेज़ी है, अच्छे वॉल्यूम के साथ शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? नहीं, अच्छी कंपनी है। इनफैक्ट विपुल, ये गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में बहुत सिलेक्टेड नाम है, जैसे मन्नपुरम और मुथूट है। तो मन्नपुरम भी काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है गोल्ड फाइनेंस में। इनके दूसरे बिजनेसेस भी है, जैसे ये माइक्रो फाइनेंस में भी है। और बहुत समय के बाद अभी हम देख रहे हैं कि गोल्ड फाइनेंस के लिए वापस डिमांड पिकअप आ रहा है, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत खराब कंडीशन इनके कस्टमर्स की हो चुकी थी, लेकिन अभी नॉर्मल सी आ चुकी है। तो गोल्ड फाइनेंस में काफी बड़े दिग्गज ब्रांडेड प्लेयर है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का मार्जिन ये बनाते हैं गोल्ड फाइनेंसिंग में, प्लस जिस प्रकार का एसेट ये कस्टमर्स का रखते हैं, इसमें बैड डेट्स या एसेट क्वालिटी का इशू होता ही नहीं, क्योंकि सोने की वैल्यू कभी घटती नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए, नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए। और इसमें जैसे आप बता रहे थे कि एफ&ओ का काउंटर है, थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, बट हमको लग रहा है कि नजरिया 6-12 महीने का आप रखते हो तो गोल्ड फाइनेंस मार्केट में जो तेजी आएगी उसका बेनिफिट मन्नापुरम फाइनेंस को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। मैं समझता हूँ अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड पॉसिबल है। निवेशित रहिए, आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिलेंगे। और जिसका जिक्र भी हमारे एक दर्शक कर रहे थे, वो जरा उसका जिक्र भी बातचीत कर लेते हैं, और बात कर लेते हैं आईएक्स की। आईएक्स, बहुत सारे दर्शक, कभी आपने सुना भी अविनाश जी की यहाँ पर उन्होंने कल ही खरीदारी की। बहुत सारे लोगों को लगता है शेयर में कोई बड़ी गिरावट है तो हमेशा वो एक खरीदारी का मौका होती है, लेकिन एक बार खबरों को ठीक तरीके से समझना चाहिए। 2 दिन के अंदर कंपनी के शेयर में 20% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। यहाँ खबर ये है कि पावर मंत्रालय ने 2 जून को सर्कुलर जारी किया गया था, और उस सर्कुलर में कहा गया कि मार्केट कपलिंग को जो है लागू करने की सलाह दी गई। और ऐसा माना जा रहा है कि एक तरीके का सुपर एक्सचेंज होगा, वो जो है तमाम कीमतें तय करेगा, और उससे जो है
इसकी आमदनी जो है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि 2 दिन के अंदर काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है। कई सारे ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पर आउटलुक को भी घटाया है। नुआमा मैंने कंपनी के पर लक्ष्य घटा करके 127 रुपये अब कर दिया है। सर, ये इस खबर को ज़रा समझाइए हमारे दर्शकों को, और आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? क्या इतना बड़ा नुकसान होगा आईईएक्स को कि मतलब जिस तरीके से 2 दिन के अंदर 20% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है? देखिए विपुल, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चेंजेस सीआरसी पावर मिनिस्ट्री का करने वाली है, इसके लिए समय काफी लगेगा। ऐसा नहीं कि आज किया है तो 2 दिन में इसकी फाइनलाइजेशन होगी। पहले तो सीआरसी सब जो स्टेक होल्डर्स है उसकी राय लेगी। अभी आईएक्स के मैनेजमेंट ने भी क्लियरली कहा है कि अभी इन द शॉर्ट टर्म कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन मार्केट्स में पैनिक है कि अगर ये नया प्राइसिंग रूल आता है तो इससे काफी आईएक्स की प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में आ सकती है। देखिए, एक बात तो हमको समझना है कि अभी भी आईएक्स 95% मार्केट शेयर पावर ट्रेडिंग मार्केट को कंट्रोल करता है। हालांकि दूसरे एक्सचेंजेस अभी आ चुके हैं तो यहाँ से कंपटीशन थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात, आईएक्स एक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाती है। ज्यादातर इनका डिविडेंड पे आउट भी आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया है। मार्जिन भी करीबन 80, 85, 90% है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो कोई डरने की बात नहीं, अभी तो सिर्फ पैनिक सेल ऑफ हो रहा है। मुझे लग रहा है कि शेयर का मेरे ख्याल से जितना गिरा है वो उम्मीद से काफी गिरा है। इनफैक्ट पैनिक ज्यादा कोई है तो इसमें कोई फंडामेंटली अभी भी कोई चेंज हमारा नहीं है। हमको लग रहा है कि इसको थोड़ा सा सेटल होने दीजिए। अगर जिन्होंने खरीदा है उनको भी मैं कही कहूंगा कि पैनिक में मत बेचिए, क्योंकि होपफुली अगर ये डिसीजन रिवर्स होता है या इसमें कोई बदलाव आते हैं जो पॉजिटिवली आईएक्स को बेनिफिट करेंगे तो शेयर अच्छी तरह से बाउंस बैक भी दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल मैटर थोड़ा सा सब जुडिस है। ये कहना मुश्किल है कि सीआरसी का रिपोर्ट कब आएगा, ये प्राइसिंग फॉर्मूला कब से चालू हो जाएगा। बट एक बात तो क्लियर है कि मार्केट्स थोड़े से कंफ्यूज्ड और डरे हुए हैं और उसीलिए इन्होंने उसकी बहुत बुरी पिटाई की। तो अभी तो फिलहाल होल्ड करिए। अगले 3 से 6 महीने में कोई ना कोई अच्छी खबर आती है तो इसमें अच्छी खासी बाउंस आएगी। और ये कंपनी इतनी भी खराब नहीं है, अगर 105, 110 रुपए तक आती है तो मेरे ख्याल से मैं तो समझता हूँ कि आपको ऐसी कंपनीज खरीदनी चाहिए, क्योंकि बाउंस बैक आएगा तो ऐसी अपॉर्चुनिटी से ही आपको अच्छा पैसा बनने को पॉसिबिलिटी। अभी खरीद सकते हैं क्या सर? अभी खरीदना चाहिए और गिरावट का वेट करना चाहिए? थोड़ा सा रिस्क लेने वाला अगर इन्वेस्टर है तो मैं कहूंगा कि अभी खरीदने का मौका है विपुल, क्योंकि देखिए सब न्यूज अगर एक बार बाहर आने के बाद तो सभी को पता होता है। तो मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल से ये स्टॉक 150 रुपया, 155 रुपया से अभी ऑलमोस्ट 110, 115 हो चुका है। अगर 100 रुपया तक भी आता है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट रहेगी, क्योंकि ये धंधा मरेगा नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये धंधा मरने वाला नहीं है। प्राइसिंग थोड़ी सी चेंज होगी और जो 75-80% की ईबिटा मार्जिन है वो हो सकता है कि 50-60% हो। तो उससे ऐसा तो नहीं कि कंपनी का कामकाजी रेवेन्यू या प्रॉफिट बंद होगा। तो मेरे ख्याल से प्राइस ऑब्वियसली अगर अट्रैक्टिव है तो आगे रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट और होती है तो आप यहाँ पर खरीदारी भी करके चल सकते हैं। तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। चलिए एक आखिरी कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं। एथर इंडस्ट्रीज़ को लेकर के कुछ एक खबरें हैं और वहाँ पे क्या खबरें हैं ज़रा स्क्रीन पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर इन्होंने सऊदी अरामको टेक्नोलॉजीज़ के साथ एक करार किया है और ये जो करार इनकी तरफ से जो किया गया है, हालांकि कुछ दिन पहले यूएस की भी एक कंपनी के साथ इन्होंने करार किया था और इस करार के चलते हम देख रहे हैं कि करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर आज शेयर में देखने को मिल रही थी। आप ट्रैक करते हैं सर ये कंपनी क्या? अगर आप ट्रैक करते हो तो एथर इंडस्ट्रीज़ पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या सलाह देंगे? देखिए, एथर इंडस्ट्रीज एक स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी है और आपने सही कहा कि इन्होंने जो करार अरामको के साथ किया है इससे इनको बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन रीच एज वेल एज प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा। मेरे ख्याल से देखिए 5% स्टॉक चला है, लेकिन बाजार में जब भी मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉपर थोड़ा सा एक सफिशिएंट करेक्शन आता है तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखिए, क्योंकि आने वाले साल 2 साल इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये बेसिकली यूनिक प्रोडक्ट्स है जहाँ पे इनकी काफी बड़ी मोनोपोली है और फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी कोई अडॉप्ट करता है तो डेफिनेटली अच्छी खासी मुनाफा होगा और जिनके पास है वो होल्ड करे। मुझे लग रहा है अगले 2 साल कंपनीज के लिए बहुत ही बेहतरीन होने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, इस बीच एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं और मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं तो उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले ज़रा वसीम शेख साहब ने काफ़ी देर पहले प्रश्न पूछा था और वसीम साहब जानना चाह रहे हैं कि सर मेरे पास 800 शेयर मैंने लिए हुए हैं आईजीएल के, 505 के भाव पर मैंने लिए हुए हैं और अभी मैं रुकूं यहाँ पर या फिर जो है मुझे निकल जाना चाहिए? 505 की इनकी खरीद है सर
और अभी अगर हम देखें तो आईजीएल का शेयर ट्रेड कर रहा है 463 पे, तो इनको करीब करीब 40-42 रुपये का भी जो है नुकसान यहाँ पर हो रहा है। ये जानना चाह रहे हैं होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए। एक महीने में अगर हम देखें तो करीब 6-7% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है आईजीएल के अंदर। नहीं, बिल्कुल देखिए आईजीएल बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन ये गिरने का कारण भी मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि करीबन 25% का जो रिक्वायरमेंट है जो फ्यूल का, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो अभी कंपलसरी होने वाला है। ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बैठक हुई है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि जो फ्लीट ओनर्स है या जो ट्रक ओनर्स है जो ऑब्वियसली सीएनजी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये सुझाव दिया है कि 25% उनका जो रिक्वायरमेंट होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से आएगा। इस कारण से आईजीएल के मैनेजमेंट ने भी कहा है कि थोड़ी बहुत दिक्कत इनको शॉर्ट टर्म में जरूर होगी, लेकिन देखिए अभी किरित पारिक कमेटी के जो रिपोर्ट के 2 नॉर्म्स आ गए जो इंप्लीमेंट हो चुके हैं, जिससे नेचुरल गैस जो मेन रॉ मटेरियल होता है उनकी कीमतें कम हो गई और प्लस पोस्ट कोविड वॉल्यूम भी काफी बढ़ रहे हैं। गुड़गांव एरिया नॉर्थ इंडिया में आईजीएल का पूरा रीजन अवेलेबल है, तो ग्रोथ अच्छी रहेगी प्रोवाइडेड आपका नजरिया 6 से 12 महीने है। एक महीने में 6-7% बड़ा नीचे गिरा है, अभी स्टॉक कंसोलिडेट होगा, पर नजरिया 6 से 12 महीने का रखिए, आपको अच्छी खासी रिटर्न मिलने की अपेक्षा है। नज़रिया थोड़ा बढ़ा करके रखिए, परेशान मत होइए, अच्छे रिटर्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस बीच रचित सक्सेना जी कह रहे हैं सर मुझे रेणुका शुगर लेने, आज चीनी पैक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप पे आपके सिर्फ आपकी कंपनी पर नहीं बल्कि पूरे सेक्टर पर तमाम जानकारी लेकर के मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य हमारे साथ हर रोज़ एक खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं और आज हम देख रहे हैं कि मिठास चीनी शेयरों में अच्छी खासी देखने को मिल रही है। बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर, सब में एक अच्छा मोमेंटम है। क्या कुछ इस सेक्टर में पकड़ा है शौर्य, और आने वाले दिनों में भी ये मिठास क्या जारी रहेगी? क्या कुछ रिसर्च निकाल के लाए हैं आप? जी, अगर शुगर कंपनियों के लिए देखें तो शुगर की जो पूरी डिमांड और सप्लाई है वो उसका डायनामिक कंपनियों के लिए फेवरेबल नजर आ रहा है। अभी कुछ टाइम से चल रहा है, लेकिन अगर जो रिसेंट के प्राइस में शूट अप आया है उसका ऐसा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हाल ही के 4-5 दिनों में तेजी देखने को मिली है और ऐसा लग रहा है उसकी वजह से डोमेस्टिक शेयरों में भी तेजी नजर आई है। वैसे अगर पूरे शुगर सेक्टर की बात करें तो शुगर सेक्टर में पहले देखते हैं कि जो उसका ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा अप्रैल से मार्च तक, लेकिन शुगर ईयर को हम कहते हैं अक्टूबर से सितंबर तक। और ये माना जा रहा है कि जो ये वाला शुगर ईयर है 2022-23 का, उसमें पिछले साल के मुकाबले जो प्रोडक्शन है वो 10% कम रहेगा। जो नेशनल फेडरेशन कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज है उन्होंने कहा है कि पिछले साल प्रोडक्शन था 360 लाख टन और इस साल 325 लाख टन का रहने वाला, नहीं प्रोडक्शन जो है सीधे सीधे कम होता हुआ नजर आएगा। अब अगर प्रोडक्शन की बात करें तो सिंपल सी बात है कि अनइवन टाइमली मानसून हुआ था, उसका नुकसान हुआ है। साथ ही साथ शुगर कंपनियां जो शुगर है केन है उसे शुगर बनाने की जगह इथेनॉल बनाने में भी डाइवर्ट कर रही है, जिसका इंपैक्ट हमें सीधे सीधे शुगर के प्रोडक्शन पर नजर आ रहा है। वहीं अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड अब अच्छी खासी आने की उम्मीद है। यहाँ पे हीट वेव्स रही हैं, मौसम काफी गर्म रहा है, उस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि आगे जो शुगर ड्रिंक्स बेवरेजेस होते हैं, आइसक्रीम होती है, उसकी तरफ से शुगर की अच्छी मांग निकल के नजर आएगी। और इंडिया में अब क्योंकि प्रोडक्शन में कमी है, उसके बाद सरकार ये भी कह रही है कि आगे आने वाले समय में शुगर के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी शुगर के डायनामिक्स फेवरेबल लग रहे हैं। और अभी ये भी रिपोर्ट आई थी कि जो ISMA है शुगर की इंडस्ट्री, उसने भी सरकार को रिक्वेस्ट करी है कि वो शुगर के प्राइसेस को बढ़ाए। तो इन सब वजह से शुगर कंपनियों को फायदा नजर आएगा। लेकिन शुगर कंपनियों के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है हमें देखने की होती हैं। पहली ये कि शुगर कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, उसका असर ये पड़ता है कि जो भी रेवेन्यू में चेंज आता है वो सीधे सीधे बॉटम लाइन में यानी प्रॉफिट में सीधे सीधे रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है, जिसे हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा है। तो अगर रेवेन्यूज थोड़े से बढ़ेंगे तो उसका सीधा असर काफी ज्यादा प्रॉफिट में भी नजर आएगा। दूसरा ये कि जैसे शुगर कंपनी में हम कह सकते हैं इंडस्ट्री में एक चेंज सा नजर आ रहा है। एक तरफ तो शुगर कंपनियां जो हैं वो धीरे धीरे एथेनॉल की तरफ जा रही हैं, दूसरे से लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हुए नजर आएंगे, तो हो सकता है वो शुगर की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अगर उनकी क्वालिटी में इंप्रूव आए उसकी तरफ फोकस आए, तो ये कुछ चेंजेस हैं जिस पर लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पर ब्रोकर्स भी कुछ कह रहे हैं या फिर बातचीत की आपने, क्या कह रहे हैं? अगर ब्रोकर्स को देखें तो बलरामपुर चीनी में खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं। उसका करंट प्राइस अभी 405 के आसपास चल रहा है। नुवामा ने 445 का टारगेट दिया है और जीएम फाइनेंशियल ने 470 का। वहीं अगर हम त्रिवेणी इंजीनियरिंग में बात करें उसका भी करंट मार्केट प्राइस है 295 और शेख खान ने 340 का टारगेट दिया है और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने दिया है 370 का। वहीं अगर हम डालमिया शुगर में बात करें वहां भी मार्केट प्राइस है 372 के आसपास और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 490 का टारगेट दिया है, क्योंकि इन स्टॉक्स में भी ब्रोकरेज के टारगेट के हिसाब से अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो यहां खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ खरीदारी के मौके अभी मिठास जो है वो आगे जारी रहेगी, लेकिन जरा इस पर एक और मोहर जो है हम लगवाते हैं अविनाश जी से। अविनाश जी इस बात से सहमत हैं कि नहीं? अविनाश जी, आप शुगर पैक पे की जो आज तेजी है उसको आप कैसे देख रहे हैं
और क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए या आपको लग रहा है कि एक रैली आ गई है और साइक्लिकल बिजनेस है, दूर ही रहना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए जैसे आपके कलीग ने कहा कि शुगर कंपनीज के लिए अच्छे दिन आ गए हैं क्योंकि ग्लोबली शुगर के प्राइसेस बढ़े हैं। मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक सीजन जो इस साल का करंट सीजन है, यहाँ पे शुगर के प्राइसेस और बढ़ने की चांसेस है और वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा। तो जो कंपनियां शुगर एज वेल एज एथेनॉल बनाती है, जिसका कॉम्बिनेशन है, वहां पे फोकस करिए क्योंकि दोनों तरफा मुझे लग रहा है इस साल अच्छी कमाई होगी। पहले तो शुगर की कॉम्बिनेशन से जो जिनके पास ज्यादा ज्योग्राफिकल रीच है, वहां पे तो हमने ऑलरेडी मार्च क्वार्टर में नंबर्स बहुत अच्छे देखे हैं। एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल का भी जो ओएमसीज का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ते जा रहा है, प्राइसेस भी अच्छे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, उसके बाद ये जो बनारी अमन शुगर्स है, यहाँ पे फोकस करिए। बड़े कंपनीज पे फोकस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है विपुल क्योंकि इनके पास सस्टेनेबिलिटी का बहुत अच्छा माध्यम है। छोटे स्टैंड अलोन शुगर कंपनीज में इतना कोई बड़ा आपको रिस्क रिवॉर्ड ना मिले, लेकिन बड़े कंपनीज को इग्नोर ना करें और ये सेक्टर में कोई भी गिरावट अगर आती है तो मेरे ख्याल से खरीदने का मौका समझना चाहिए। बिल्कुल, तो कोई भी गिरावट खरीदारी का मौका यहाँ पर लेकर के आएगी, तो चीनी कंपनियों की मिठास अभी जारी रहेगी। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए कि जो चीनी की जो मिठास है वो क्यों है और आने वाले समय में भी क्या चीनी शेयरों में तेज़ी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही जो है आप तमाम आंकड़े लेकर के आते रहिए और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन कीजिए, उनकी जेबों में भरती रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो आप लोग अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और अविनाश जी जो है आज का गुरु ज्ञान देने वाले हैं। सर, इतने सारे शेयरों पे चर्चा हुई, कुछ को आपने कहा निकलने के लिए, कुछ को होल्ड करने के लिए, कुछ को बेच देने के लिए कहा। अभी कहाँ खरीदारी करें? जो हमारे दर्शक हैं उनको अगर एक पोर्टफोलियो बनाना हो अगले 1-1.5 साल के नज़रिए के लिहाज से, तो पोर्टफोलियो में किन किन शेयरों को शामिल करना चाहिए और वहाँ पर क्या लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं? देखिए, 2 शेयर मैं आपको इमीडिएटली बताता हूँ। बाकी शेयर्स जो मैं आपको बताऊंगा वो थोड़े थोड़े करके अपना आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो पहला जो शेयर रियल एस्टेट सेगमेंट में हमको जो पसंद है, जो हमने आपके चैनल पे बहुत महीने पहले बता भी दिया था, वो कंपनी का नाम है अनंतराज लिमिटेड। अभी ये गुड़गांव की कंपनी है जो बेसिकली रियल एस्टेट में करीबन 30-35 साल से काम कर रही है। और सबसे अच्छी बात इस कंपनी की है कि इनके पास कम से कम 200 एकड़ जमीन है जो गुड़गांव बेल्ट में सेक्टर 68 में अवेलेबल है। वहां पे जो प्राइसेस बढ़े हैं पिछले साल, इसका फायदा कंपनी को मिला है। इनफैक्ट कंपनी ने बहुत ही अच्छे दमदार नंबर्स FY23 के लिए रिकॉर्ड किया। 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जो पिछले साल मुश्किल से 50 करोड़ था। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात इस कंपनी है कि अभी इन्होंने डेटा सेंटर के बिजनेस में आने का प्लान किया है। ऑलरेडी 3 मेगावाट की कैपेसिटी चालू हो चुकी है। रेलटेल इनका पहला कस्टमर है। इनका प्लान है कि अगले साल तक ये 21 मेगावाट तक जाएंगे और डेटा सेंटर के बिजनेस में वैल्यूएशंस इनको बहुत अच्छे मिलेंगे क्योंकि प्रॉफिटेबल धंधा होता है। तो यहां से मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया आपका 12-15 महीने का है तो कम से कम 225-230 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे आप काम कर सकते हो। दूसरा शेयर विपुल जो फ्रंटलाइन ऑटो कंपनी है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बहुत ही दमदार नंबर्स पिछले साल दिखाए थे। अभी भी इनके पास ऑर्डर बुक नई गाड़ियों के लिए कम से कम 12 to 18 मंथ्स का है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अगर करंट प्राइस पे कोई खरीदे या थोड़ा सा हल्का अगर स्टॉक होता है तो यहाँ पे 1550 का टारगेट आपको अगले 12-15 महीने में मिल सकता है। और रही बात आपको पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैंने जैसे आपको बोला कि सीमेंट सेक्टर को इग्नोर मत करिए, ऑटो कंपोनेंट्स को इग्नोर मत करिए और कैपिटल गुड्स को इग्नोर मत करिए। ऑटो कंपोनेंट्स में हमको भारत फौज पसंद है, मदरसन सुमी पसंद है। सीमेंट की बात करें तो अंबुजा सीमेंट्स है, उसके बाद ओरिएंट सीमेंट एक छोटी सीमेंट कंपनी है। तो ये पोर्टफोलियो आपको अच्छी खासी कमाई अगले 12-15 महीने में दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करिए क्योंकि मार्केट्स काफी चढ़े हुए। तो स्लोली आप एसआईपी करोगे तो आपको डेफिनेटली इसमें फायदा रहेगा। तो ये लंबी चौड़ी जो लिस्ट बताई गई है उस पर आप ध्यान रखें। वो चुनिंदा शेयर हैं, चुन चुन करके अविनाश जी बता रहे हैं, तो ये अपने पोर्टफोलियो में आप रखें। एक साथ पैसे न लगाएं, थोड़े थोड़े करके लगाएं। लेकिन आज खासतौर से जिन 2 शेयरों पे बात हुई है उसको जरा स्क्रीन पर एक बार दोबारा लेकर के आइए, वो एक बार हम जरा अपने दर्शकों को फिर से बता दें। तो यहाँ पर जिन 2 कंपनियों में खरीदारी की सलाह दी गई है उसमें पसंद आ रहा है अनंतराज इंडस्ट्रीज़, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी। यहाँ पर आपको 167 के आसपास का भाव अभी देखने को मिल रहा है। 225 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। इसके अलावा जो दूसरी कंपनी पसंद आ रही है वो है M&M में जो है 1257 के आसपास से अभी ये कंपनी ट्रेड करती है। 1550 का स्तर यहाँ पर के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, अनंतराज इंडस्ट्रीज, इन 2 शेयरों में आज खरीदारी की सलाह निकल करके आई है अविनाश जी की तरफ से।
तो चलिए अब फिलहाल कार्यक्रम को समेटने का समय हो गया है। अविनाश जी, बहुत अच्छा लगा सर, जब भी आप आते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आगे भी आप ऐसे ही समय समय पर अपना योगदान देते रहें, हमारे दर्शकों को ज्ञान देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई डिस्क्लोजर सर? नहीं, जो भी शेयर्स विपुल हमने आपको बताए हैं, हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड किए हैं, तो ये मेरा डिस्क्लोजर है, पर्सनल होल्डिंग कोई भी शेयर में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हेलो मनी 9 को यहीं पर हम समेट रहे हैं, लेकिन जिन दर्शकों के सवाल हम शामिल नहीं कर पाए हैं, आप निश्चिंत रहिए, सोमवार को फिर मिलेंगे दोपहर 1 बजे। और हाँ, अगले हफ्ते की रणनीति कैसे बनाई जाए, तमाम विषयों पर होगी विस्तार से बातचीत सोमवार के दिन। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।